चंद राजवंश चल रहा था हमारा। चंद राजवंश में हमने कौन कौन से शासक पढ़ लिए हैं? सोमचंद, सोमचंद के बाद इंद्रचंद, इंद्रचंद के बाद वीणाचंद, वीणाचंद के बाद ज्ञानचंद, ज्ञानचंद के बाद भीष्मचंद, सॉरी भारती चंद, भारती चंद के बाद रत्नचंद और रत्नचंद के बाद भीष्मचंद। जितने भी चंद शासकों के महत्वपूर्ण विवरण मिले हैं वो ये हैं। इसके बाद अब अल्मोड़ा से हैं। ये इतने शासकों ने कहां से शासन किया? चंपावत से। बहुत छोटी सी आपकी इनकी राजशाही रही होगी। कई लंबे समय तक ये नेपाल के जो मल्ल और चल्ल राजा थे उनके मांडलिकों के रूप में कार्य करते रहे। लेकिन अल्मोड़ा में जाने के बाद ये एक बड़े विस्तृत साम्राज्य के आपके शासक हो गए। खासकर जो बालो कल्याण चंद है उसके बाद जो अगला शासक आता है कौन? रुद्रचंद। ठीक है, तो इसमें अगला जो शासक है उसका नाम है, वैसे तो इसका नाम कल्याण चंद ही आया है चंद वंशावली में, लेकिन आपके इसके ताम्रपत्रों में बालो कल्याण चंद भी इसके लिए शब्दावली प्रयोग में लाई गई है। ठीक है, यही वो शासक था जिसने क्या करा? राजधानी परिवर्तन। कहां से? जो आपका चंपावत थी उससे राजधानी कहां ले गया? अल्मोड़ा ले गया। ठीक है, पहले इस कोने पर थी सामरिक दृष्टि से, फिर उसे बाद में कहां ले जाया गया? अल्मोड़ा ले जाएगा, जो मध्य में हो गई राज्य के, साम्राज्य के मध्य में। ठीक है, तो ये जो आपका क्या है? राजधानी परिवर्तन है। बालो कल्याण चंद की सबसे पहली और सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। राजधानी परिवर्तन करने के बाद पहले तो वहां केवल भीष्मचंद का खगमारा किला था। ठीक है, इसने यहां पर स्थापित करवाया लाल मंडी किला। लाल मंडी किला। ठीक है, लाल मंडी मतलब अल्मोड़ा में पता है ना आपको, जो ऊपर की तरफ खड़ी जो लाइन जाती है उसे लाल बाजार बोलते हैं। समझ गया ना? संभवतः लाल मिट्टी के रंगों के कारण उसे ऐसा कहा जाता होगा। लाल मंडी इसीलिए उसका पहले से ही नाम था। समझ गया ना? वहां पर जो किला बनवाया है वो किसने बनाया? बालो कल्याण चंद ने बनाया। ठीक है, और कहा जाता है कि जो आपके जोशी लोग चंदों के दीवान बने वो इसने ही बनाए। समझ गया ना? वैसे तो आपको पता है जोशी लोग चंपावत से ही चले गए थे, क्योंकि चंपावत में भी जोशी लोग इनके राजकार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। चंपावत में एक जगह है जोशीड़ा और सेलखोला। अगर आप नरियाल गांव की तरफ को जाओगे तो वहां पर, समझ गया ना, वहीं के जोशी हैं ये। कहा जाता है कि इन जोशियों को अपना दीवान बना करके बालो कल्याण चंद अल्मोड़ा ले गया और अल्मोड़ा में भी इनके लिए सेलखोला नामक एक गांव बसाया और वहीं पर इन्हें अपने दीवान के पद पर सुशोभित करा। ठीक है, ये बालो कल्याण चंद का है। इसके बाद इसका जो पुत्र हुआ है वो कौन हुआ है? रुद्रचंद। इसका उत्तराधिकारी हुआ रुद्रचंद। और ये राजधानी परिवर्तन कब करा है? 1563 ईस्वी। क्योंकि यहां से अब लगभग कालक्रम स्पष्ट होना शुरू हो जाता है। कालक्रम की स्थिति यहां से स्पष्ट हो जाती है। और रुद्रचंद के लिए कहा जाता है कि ये 1565 से लेकर के 1597 तक गद्दी पर रहा। अकबर का समकालीन था। मुगल बादशाह का भी समय यही है। समझ गया ना? मुगल बादशाह कब बैठा? पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद बैठा। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556। उसके बाद कहा जाता है कि वो अगले 4 साल तक 1560 तक बैरम खां के संरक्षण में रहा। फिर 2 साल अपनी मां माहन अंगा के संरक्षण में रहा, जो उनकी धाई मां थी अकबर की। और 1562 में उसने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। ठीक है, उसके बाद से ही अकबर का शासनकाल भी अपने चरम की ओर बढ़ता है। अकबर का शासनकाल भी लगभग वही आपका 1598 1599 तक, आपका 1602 उसकी अंतिम विजय है समझ लो। समझ गया ना? वहीं तक चरमोत्कर्ष पर था। तो बिल्कुल समकालीन है किसका? रुद्रचंद, अकबर का समकालीन है। ठीक है, और उत्तराखंड के चंद शासकों में सबसे महान शासकों में इसकी गिनती की जाती है रुद्रचंद की। अब रुद्रचंद की उपलब्धियां क्या थी यह देखने वाली बात है। रुद्रचंद की उपलब्धियां क्या थी?
सबसे पहले बात करते हैं रुद्रचंद की एक विजेता के रूप में। ठीक है, इसने अपनी विजय अपनी शक्ति और कूटनीतिक दोनों तरह से करी। ठीक है, जो इनका चंदू की नेपाल के साथ सीमा बनती थी, समझ गया ना, इसमें इसने बहुत अच्छे क्या अभियान करके, कहा जाता है कि जो सीराकोट आदि था वो डोटियों से पूर्णतः छीन करके वहां अपनी सत्ता स्थापित कर दी। तो ये जो पूर्वी सीमा है, इस पूर्वी सीमा में उसने डोटियों को पराजित किया। उत्तर की सीमा तो हिमालय ही है, बृहद हिमालय, समझ गया ना, वहां से उसे कोई खतरा था नहीं। पश्चिम की सीमा में कहा जाता है कि वो लगातार आक्रमण करता रहा। ठीक है, और इस क्षेत्र में उसने जो कत्यूरों के बचे कुचे ठकुराइयां थी उन सबको छीन लिया। ठीक है, परंतु आपके कहा जाता है कि जो आपका बंधाणगढ़ का जो किला है पिंडर घाटी में स्थित, चमोली में पिंडर घाटी में जो बंधाणगढ़ का किला है, उस किले में आक्रमण के समय यह पवार शासकों से हार गया था। इस युद्ध में अंतिम कत्यूरी शासक ने भाग लिया था। ठीक है, उसकी तो हत्या कर दी गई और उसके जितने समस्त क्षेत्र पश्चिम में थे वो सब इसने अपने हवाले कर लिए, मतलब अपने अधीन कर लिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये जो आपका क्या है पश्चिमी क्षेत्र है, इसको भी लगभग इसने अपने कब्जे में ले लिया। पूर्वी डोटियों से लिया और ये पश्चिमी क्षेत्र किससे, कत्यूरों से लिया। पवारों का बहुत कुछ ये कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि पवारों से कहा जाता है बंधाणगढ़ में ये हार गया था। ठीक है, उसके बाद तीसरी जो महत्वपूर्ण सीमा है वो कौन सी वाली है, ये तराई। ठीक है, कहा जाता है कि इस तराई को प्राप्त करने के लिए यह अकबर के दरबार में गया था रुद्रचंद। और आरंभ में तो ये क्या था, एक स्वतंत्र शासक के रूप में शासन कर रहा था, लेकिन बाद में इसने 1587 के आसपास अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। उसकी महत्वपूर्ण वजह यह थी कि यहां से लगातार कौन थे, रोहिल्ले आक्रमण करते थे, और उस पूरे क्षेत्र पर रोहिल्लों ने, जो आजकल हमारी उधम सिंह नगर की तराई की पट्टी है कुमाऊं की, उस पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था पूरी तराई पर। ठीक है, तो रोहिल्लों से अकबर के पास रुद्रचंद के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो इसे छुड़ा सके, क्योंकि रोहिल्ले एक्चुअल में सूबेदार होते थे किसके, मुगलों के। ठीक है, तो मुगलों के सूबेदार होने के कारण ये जो आपके क्या क्षेत्र था, इस क्षेत्र में अगर रुद्रचंद आक्रमण करता तो मुगल सेना आक्रमण कर देती, इसीलिए वो क्षति नहीं चाहता था। यहां उसने कूटनीति का सहारा लिया। उसे यह पता चला कि अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अकबर की अधीनता स्वीकार करने में उसे कर मात्र देना होता है, बाकी वो किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करता है। युद्ध लड़ने से तो बढ़िया यही है। तो कहा जाता है कि उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, और अकबर के लिए कहा जाता है कि वो जो बहुत सारे तिब्बत से आने वाले उपहार होते थे वो लेकर के गया अकबर के दरबार में, और अकबर ने उसे 84 माल परगना, जो ये क्षेत्र कहलाता था। आज भी हमारे बुजुर्ग लोगों से सुनोगे तो कहेंगे कि टनकपुर की साइड की जो पट्टी है उसे माल बोलते हैं, माल गया है बोलते हैं ना, तो माल का मतलब यही क्षेत्र है, 84 माल परगना। ये बहुत उपजाऊ है। ठीक है, इस उपजाऊ क्षेत्र में रोहिल्लों का अधिकार था, तो अकबर ने उपहार स्वरूप आपके 84 माल परगने की सूबेदारी यानी कि या जमींदारी किसे दे दी, रुद्रचंद को। 84 माल परगना जमींदारी रुद्रचंद ने अकबर से प्राप्त कर ली। अब रुद्रचंद का साम्राज्य पूरी तरीके से स्टेबल हो गया। पूर्व में डोटियों को पराजित कर दिया, पश्चिम में कत्यूरों का सफाया कर दिया, और दक्षिण में अकबर के साथ मित्रता करके उसकी अधीनता स्वीकार करते हुए 84 माल परगने पर भी उसने अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। और 84 माल परगने की देखरेख के लिए उसने क्या करा, इसे बक्सी परगना बनाया। परगना मतलब, परगने मतलब राज्य को, किसी भी साम्राज्य को चंद लोग किसमें विभाजित करते थे, पहले प्रांतों में, फिर प्रांतों को परगनों में। ऐसा परगना जो सामान्य प्रशासन से नहीं चलता था, यानी कि राजस्व और प्रशासन के अधिकारी नहीं चलाते थे, फौज का अधिकारी चलाता था, उसे बक्सी परगना बोलते थे।
इसे बक्सी परगना बना दिया और अपना एक बक्सी यहां पर आपका क्या इसने स्थायी तौर पर बैठा करके यहां पर रुद्रपुर नामक नगर की स्थापना की। ये थी इसकी विजय। पूर्व में डोटियों से, पश्चिम में कत्यूरों से और दक्षिण में इसने कूटनीतिक तरीके से साम्राज्य प्राप्त कर लिया। इस तरीके से पूरा कुमाऊं किसके नियंत्रण में था? निर्बाध रूप से रुद्रचंद के नेतृत्व में। ठीक है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही है किसकी? रुद्रचंद की। कौन सी? उसकी विजय। ठीक। दूसरा, उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण क्या उपलब्धि है सामाजिक क्षेत्र में। कहा जाता है कि जो आपका, ये तो विजेता के रूप में हो गई, सामाजिक क्षेत्र में जो रुद्रचंद की उपलब्धियां हैं उसने सामाजिक क्षेत्र में लोगों के अधिकारों का बंटवारा बड़े न्यायपूर्ण तरीके से किया। ठीक है, धर्म निर्णय नामक एक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक के माध्यम से उसने यहां पाए जाने वाले तीनों तरह के लोगों के कार्यों का निश्चित विभाजन करा और उन कार्यों को हर एक आदमी को सौंप दिया, मतलब हर जाति को, ताकि एक दूसरे के अधिकार क्षेत्रों में कोई दूसरा अतिक्रमण ना करे, वैमनस्य पैदा ना हो, अशांति ना हो, लोग अपना अपना काम करें और अपने तक सीमित रहें। इस तरीके से उसने क्या पूरा का पूरा धर्म निर्णय पुस्तक के माध्यम से एक आपका संहिता बनाई और उस संहिता के तहत ब्राह्मणों का वर्ग बनाया। ठीक है, ब्राह्मणों का एक वर्ग बनाया। उसमें उसने तय करा कि जो आपके गढ़वाल की सरोला प्रथा थी उस प्रथा पर आधारित उसके रसोइये ब्राह्मण कौन होंगे, यानी कि जिन्हें चौथानी कहा गया। ठीक है, उसके अलावा उसने तिथानी ब्राह्मणों की एक वो करी जिनका काम क्या आपका धार्मिक और जो भी सामाजिक संस्कार होते थे उनको निपटाना, पंचबिड़िये बोलते थे उनको। ठीक है, और लास्ट में उसने ब्राह्मणों का एक वर्ग वो भी बनाया जो इन दोनों से परे आपके सामान्य काम कर सकता था, हलिये या पीतलीय ब्राह्मण। समझ गया ना? पंचबिड़िये को क्या बोलते थे? ये जो आपका चौथानी ब्राह्मण है सबसे श्रेष्ठ, उसके नीचे तिथानी ब्राह्मण, पंचबिड़िये, और उसके नीचे आपका हलिये या फिर पीतलीय ब्राह्मण सबसे नीचे। सबसे नीचे वाले जो होते थे वो आपके किसी भी तरह के आपके कार्यों को कर सकते थे, वो कृषि भी कर सकते थे, अन्य कार्य भी कर सकते थे। इस तरीके से ब्राह्मणों का वर्ग बनाया। और जो क्षत्रिय थे उनके भी वर्ग बनाए। क्षत्रियों में भी उसने निश्चित कर दिया कि कौन सा क्षत्रिय किस तरह के कार्य करेगा। ठीक है, और उसके अलावा उत्तराखंड का तीसरा वर्ण, देखो उत्तराखंड में प्राचीन काल से वैश्य वर्ण नहीं रहा है जाति व्यवस्था में। जो भारतीय जाति व्यवस्था का क्या है स्वरूप है, उसमें 4 वर्ण है। यहां वैश्यों का काम करा है, कुछ 2-3 वर्ग हैं उत्तराखंड में स्थानीय जिन्होंने व्यावसायिक काम करे हैं, लेकिन वो वैश्य नहीं है मूल रूप से, केवल 3 ही वर्ग रहे। चौथे हैं शूद्र, शूद्रों का भी निश्चित कर दिया। ठीक है, ये टमोटा है, ताम्रपत्र लिखेंगे, ठीक है, ताम्रपत्र बनाएंगे, ये लोहारगिरी करेंगे, ये नाई हैं, समझ गया ना, ये बखरिये हैं। जिसका जो काम होता था उस जाति का निर्णय उसी आधार पर कर दिया कि ये जाति यही काम करेगी और दूसरा कोई काम नहीं करेगा। इस तरीके से वो काम एक परंपरा में आ गए और निश्चित जातियों को विभाजित हो गए। इसके अलावा उसने जो आपके कैनिखस, वैसे तो कैनी क्या है, कृषि मजदूर होते थे, कैनिखस भी बनाए। कैनिखस होते थे अनाज की वसूली करके राजकोष में जमा कराने वाले। नेगी, समझ गए, जो आपका नेग प्राप्त करते थे, मतलब उसके छोटे मोटे राजकीय कार्यों को, जैसे लिपिक क्लर्क के आदि कार्य होते हैं, वो नेगी करते थे, इसलिए उनको नेग दिया जाता था। नेगी कोई जाति नहीं होती थी, नेग प्राप्त करने के कारण। सब चीजें हैं, जैसे जो भंडारी भंडार ग्रहण देखता था वो भंडारी कहलाया। ठीक है, जो आपका पानी भरने का काम करता था वो पनेरू कहलाया। इस तरीके से सारी जातियों का निर्णय कर दिया। इसके घर में, राज परिवार में जो भी आपके नौकर नौकरानियां होते थे उन्हें छोड़े और छोड़ियां बोलते थे, छोड़े और छोड़ियां। और उसके अलावा जो सामान्य जनता थी, जो इनमें से किसी वर्ग में नहीं आती थी, उन्हें यह बोलता था 15 पौड़ी बिस्वा। क्या बोलता था? 15 पौड़ी बिस्वा। ठीक है, इस तरीके से इसने पूरे समाज का एक निश्चित
वर्ग विभाजन कर दिया ताकि समाज में कार्यों को लेकर के किसी भी तरह की आपकी फूट ना पड़े, वैमनस्य ना हो। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है किसकी? रुद्रचंद की। उसके अलावा रुद्रचंद एक निर्माता भी था। कहा जाता है कि अल्मोड़ा का जो मल्ला महल किला है, निर्माता के तहत मल्ला महल देखो 3 किले आ गए हैं अल्मोड़ा में, वैसे हम 4 किले कर चुके हैं। राजबुंगा किला सोमचंद का, खगमारा किला भीष्मचंद का, लाल मंडी किला कल्याण चंद का, और अब किसका कर रहे हैं? मल्ला महल किला, ये रुद्रचंद का। और कहा जाता है कि जब ये सीराकोट की विजय प्राप्त करके आया था तो जो पिथौरागढ़ का थल है, थल के शिव मंदिर का निर्माण इसी ने कराया। थल मतलब थल केदार नहीं, थल केदार अलग है। थल केदार तो ये ऊंची पहाड़ी पर है। थल थल जो तहसील है पिथौरागढ़ की, थल जहां से मुंशियारी को जाते हैं, डीडी हाट और मुंशियारी के लिए आपका जो क्या है मार्ग में पड़ने वाला स्थल है रामगंगा की घाटी पर, उस जगह का नाम थल है। थल में एक प्राचीन शिव मंदिर है। कहा जाता है कि जब वो डीडी हाट यानी कि सीराकोट को जीत के आ रहा था तब उसने थल में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया। थल केदार जो बहुत फेमस है, जिसे केदारजू कहा जाता है, वो तो यहाँ ये जो आपका सरयू है इसके ऊपर रॉबर्ट माउंट से सीधे सामने पहाड़ी दिखती है ना ऊंची, उसकी टॉप पर है। वो थल केदार अलग है, थल अलग जगह है। ठीक है, थल पिथौरागढ़ के कहा उत्तर पश्चिम दिशा में है। थल में इसने एक शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया था। और इसके अलावा इसकी न्याय व्यवस्था भी बहुत महत्वपूर्ण रही। कहा जाता है कि न्यौवाली और बिस्टाली जो अदालतें हैं उसे शुरू करने का श्रेय इसे ही दिया जाता है। हालांकि ये इसने करी थी या इसके बेटे शक्ति गुसाई ने करी थी, इस पर थोड़ा बहुत विवाद है। समझ गया ना? क्योंकि बहुत सारी जगहों पर आप पढ़ोगे कि शक्ति गुसाई ने न्यौवाली और बिस्टाली अदालतें। कहा जाता है कि शक्ति गुसाई जन्मांध था, इसका जो बड़ा बेटा था, लेकिन बुद्धिमता में वो बहुत श्रेष्ठ था, इसीलिए उसे शुरुआत से ही बचपन से ही प्रशासनिक सारे गुण सिखाए गए थे। इसलिए उसने बहुत सारे क्या करे हैं आपके प्रशासनिक सुधार भी करे हैं, सीमांकन भी करवाया है, आपका भूमि बंदोबस्त भी करे हैं शक्ति गुसाई ने। बल्कि इसका छोटा बेटा जो था लक्ष्मी चंद, उसके समय प्रशासनिक व्यवस्था का नियंत्रण शक्ति गुसाई के हाथ में ही रहता था, ऐसा माना जाता है। तो कहा जाता है कि जो आपका रुद्रचंद था उसके समय से ही शक्ति गुसाई पूर्णतः क्या हो गया था? ट्रेंड हो गया था। और शक्ति गुसाई के ही आपके निर्णय के हिसाब से आपका न्यौवाली और बिस्टाली नामक 2 अल्मोड़ा में अदालतें बनाई गई थी। ठीक है, तो ये रुद्रचंद जो है वो आपके अगर देखें तो हर प्रकार से, चाहे वो आपका प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे वो न्यायिक व्यवस्था हो, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो, धार्मिक व्यवस्था हो, या एक विजेता के रूप में हो, हर तरीके से एक सफल शासक रहा था रुद्रचंद। ठीक है, अगर आप देखोगे तो कुमाऊं के चंद शासकों में सबसे ज्यादा जो आपको पढ़ने को मिलेगा वो किसके विषय में मिलेगा? रुद्रचंद के विषय में। ठीक है, और रुद्रचंद के बाद के ही आपको इतिहास में थोड़ा बहुत स्पष्टता आनी शुरू हुई। उतनी स्पष्टता तो नहीं है कि हम बहुत क्लियर कट कहें, समझ गए ना? लक्ष्मी चंद के बारे में ही कई विवाद हैं, और सबसे बड़ा विवाद तो आपका खतड़ुआ नामक त्योहार है। ठीक है, क्योंकि एटकिंसन ने कहीं पर भी ना तो गेंडा सिंह का उल्लेख करा है, ना खतड़ुए का, और ना ही लक्ष्मी चंद की ऐसी कोई विजय का। क्योंकि लक्ष्मी चंद ने क्या, गढ़वाल के शासक मानशाह के राज्य में 7 बार आक्रमण करे हैं। भरत कवि ने जो मानवोदय काव्य लिखा है उसमें भी क्या इसके द्वारा किए गए आक्रमणों का उल्लेख है, और कहा जाता है कि वो इन आक्रमणों में सफल नहीं हुआ। 7वें आक्रमण में एक कहावत बन गई कि 7वें आक्रमण में लक्ष्मी चंद ने क्या, जो आपका अपना सेनापति था गेंडा सिंह, उसको भेज करके कुछ बहुत क्षेत्रों को जीत लिया था, इसलिए ये चीज फेमस हुई बाद में। तो ये चीज किंवदंतियों में है, एटकिंसन ने इसका उल्लेख नहीं करा है, और ना ही किसी विवरण में इस तरीके का उल्लेख मिला है। गेंडा सिंह नाम किसी भी लिखित साक्ष्य में नहीं मिला है। और खतड़वे के पीछे कई आपके तथ्य बताए जाते हैं कि हमारे पहाड़ में ये प्रचलन है कि जो आपका जो आपकी संक्रांति आएगी सितंबर की, समझ गए ना, 16 या 15 या 16 सितंबर को जो संक्रांति होगी, जहां से क्या आश्विन मास लगेगा, समझ गया ना? तो ये जो आपकी संक्रांति है, हमारे यहाँ बोलते हैं कि एक खत्तड़ जाड़ा आ जाता है। खत्तड़ मतलब पहले ओढ़ने का एक वस्त्र होता था, यानी कि एक वो शरीर पर एक खत्तड़ चढ़ जाता है इस जाड़े के कारण, इसीलिए कहते हैं कि यहाँ खतड़वा त्योहार मनाया जाता है कि यहाँ से आपके आदमी अपने शरीर पर एक खत्तड़ ओढ़ना शुरू कर देता है। खत्तड़ मतलब
कोई खद्दड़ बोलता है, कोई खत्तर बोलता है, कोई खत्तड़, ये मतलब पुराना, जैसे हमारे कॉटन के मिक्स मतलब विशुद्ध आपके जो वस्त्र होते हैं ना, पहले उन्हें खद्दर बोलते थे ना, कोई खत्तड़ बोलता था। इस तरीके से ये शब्दावली अलग अलग सबके कयास हैं, लेकिन क्या था, स्पष्ट कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए कुछ तत्व स्पष्ट भी होंगे, कुछ नहीं भी होंगे, ठीक है। लेकिन रुद्र चंद के समय से थोड़ा बहुत इतिहास में स्पष्टता आनी शुरू हो जाएगी, 100% नहीं, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत आएगी, ठीक है। तो ये आपका कौन है, रुद्र चंद है, ठीक। उसके बाद अगला शासक कौन हुआ, रुद्रचंद के बाद लक्ष्मी चंद। इसके लिए कहा जाता है कि 1597 में रुद्रचंद की मृत्यु के बाद 1621 तक ये कुमाऊं का चंद शासक रहा। लक्ष्मी चंद के लिए कई सारे आपके क्या चीजें कही जाती हैं कि जो आपका लक्ष्मी चंद है उसका उल्लेख आपके विभिन्न ताम्रपत्रों में तो है ही, उसके अलावा जो मानवोदय काव्य है, मानसा पर लिखा है जो भरत कवि ने, उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है। कहीं लक्ष्मी चंद है, कहीं लक्ष्मण चंद है, कहीं लक्ष्मण चंद है, अलग अलग नामों से जाना गया। लेकिन ये कुल मिलाकर के सभी ने अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से लिखा है, क्योंकि हमारे यहाँ अपने पहाड़ में देखा होगा ना, किसी का नाम लक्ष्मण होता है तो कोई लच्छू बोलता है, कोई लक्ष्मण बोलता है, ऐसे बोलते हैं ना। लक्ष्मण बोलने वाले बहुत कम होते हैं, और आपने देखा होगा अधिकतरों के नाम, मूल नाम लक्ष्मण ही होते हैं, समझ गया ना। और लक्ष्मण, जिनका लक्ष्मण नाम है, ठीक है, उनको आप देखोगे 80% लोग उन्हें लच्छू बोलते हैं ना, और 20% लोग उन्हें लक्ष्मण बोलेंगे, लक्ष्मण कोई नहीं बोलेगा। शायद ऐसे ही क्या शब्दों के अपभ्रंश है ये, कि जिसको जो सहूलियत लगी उसने ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया। था ये कौन, लक्ष्मी चंद था, ठीक है। लक्ष्मी चंद, चंद राजवंश में ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण शासक हुआ है। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह है कि इसने गढ़वाल पर 7 आक्रमण करे, और 7वें में इसे कहा जाता है कि थोड़ा बहुत सफलता मिली थी। और किंवदंतियों के अनुसार 7वें जो अभियान है उसका नेतृत्व किया था गेंडा सिंह ने, और गेंडा सिंह ने जब वहां के सेनापति खतड़वे को हरा दिया, समझ गया ना, तो इसका आपका जो उल्लास है, खबरें पूरे पहाड़ में फैली, और सभी लोगों को आदेश दिया गया कि पहाड़ी के टॉप में जाकर के आग जला करके क्या इस जश्न को मनाया जाए, ठीक है। इस तरीके से ये जो कथड़वा पर्व मनाने की परंपरा है यहीं से शुरू हुई, ऐसा माना जाता है, ठीक है। गेंडा सिंह की जीत पर जो लक्ष्मी का सेनापति था, ऐसा कहा जाता है। ये कहीं लिखित नहीं है, मैंने बता दिया, ये केवल किंवदंतियों में है। कथड़वा त्योहार बनाए जाने की पीछे की वजह है, बस हो गया, इसके अलावा कहीं पर कुछ नहीं मिला है। दूसरा, लक्ष्मी चंद आपका कहा जाता है कि लक्ष्मी चंद आपके बहुत क्या था, इस तरीके का आदमी था कि अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जनता के ऊपर बहुत सारे करों को लाद देता था, समझ गया ना। 32 कलम 36 रकम इसी के समय से प्रसिद्ध हुई, ठीक है। कहा जाता है कि लोगों ने क्या साग सब्जी अपने छतों पर मिट्टी डाल करके उगानी शुरू कर दी, हर चीज में कर होता था, इतने करों के बोझ तले लोगों को लाद दिया था, ठीक है। इतिहास में इसे लखुली बिरावी भी कहा जाता है, मतलब यहां प्रचलित शब्द क्या है इसके लिए, लखुली बिरावी। किसके लिए, लक्ष्मी चंद के लिए, ठीक है। और कहा जाता है कि प्रशासनिक क्षेत्र में आरंभिक तौर पर इसका सारा प्रशासन कौन देखता था, इसका बड़ा भाई जो जन्मांध था, शक्ति गुसाई, ठीक है। लेकिन लक्ष्मी चंद के लिए एक बहुत अच्छी बात यह है कि लक्ष्मी चंद ने अल्मोड़ा के आसपास में बहुत सारे बागान लगाए हैं, बहुत सारे, समझ गया ना। निर्माण कार्यों में इसकी उपलब्धियां बेजोड़ रही हैं। ये लक्ष्मी चंद का है। इसके बाद फिर आपका इसका बेटा तिरमल चंद गद्दी पर बैठा, ठीक है। तिरमल चंद हम कल करेंगे। तो इसमें रुद्रचंद है, कबालो कल्याण चंद है, रुद्रचंद है और लक्ष्मी चंद, तीनों के विषय में ये महत्वपूर्ण आपके तथ्य हैं, ठीक है।